नमस्कार। बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे आज इसकी कंपनी के बारे में कि बेसिकली कंपनी का क्या निकल के आती है सारी चीज़ों को। तो क्या-क्या निकल के आती है इसके बारे में थोड़ा-सा हम पार्ट्स को लेंगे आज समझने का प्रयास करेंगे और इस कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या-क्या करती है, क्या-क्या नहीं करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है कंपनी का नाम निकल के आते पीबीसीएल करके आते हैं, पीसीबीएल कंपनी लिमिटेड है। और ये कंपनी है जो कि देखा गया कि इसका पहले मुझे कुछ नाम ऐसे बताता हूँ तो ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक करके लिमिटेड करके आती थी और उसका ये बेसिकली कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करती है, इधर कंपनियां हैं। इसके पास फीचर्स प्रोडक्ट के देखेंगे तो क्या क्या निकल के आती कहती है फाइबर सेगमेंट में हमारी कंपनियां काम करती रहती है। साथ में देखा है तो ड्राइव इरिगेशंस का काम है कंपनी का। किसी भी कंपनी को आसपास है ना, किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में स्टॉक को समझने से पहले उसकी कंपनी की थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर कंपनी क्या क्या काम काज करती है और क्या एक उसका बिजनेस जो पोटेंशियल है वो क्या किस हिसाब से निकल के आती है, उसी को हम समझने का प्रयास करते रहते हैं अपने हर एक स्टडी के अंदर। आज हमने जो चूज किया है वो किया है पीसीबीएल को। और पीसीबीएल के बारे में थोड़ा सा जानूँ तो 1960 में कंपनी बनी थी एज ए पार्ट ऑफ द आरबी संजीव गोयनका ग्रुप्स के इन द बिजनेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन ब्लैक specialty chemicals and the generation of the electricity for the purpose of captive consumptions and sale of the surplus to outside। अर्थात इसने कहा कि यदि हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यदि हमारे पास ज़्यादा बनती है, सरप्लस होती है, तो हम फिर मार्केट में बेचेंगे। फिलहाल हमारे पास इससे हम जो केमिकल्स प्रोडक्ट पे कामकाज करते हैं, हमारे लिए जो ज़रूरत है बिजली के लिए वो हम इस पे कामकाज करेंगे, फिर जो बचेगा वो सरप्लस हम नई मार्केट को देंगे। अब क्या आती है, पहले देखें बुक वैल्यू की, करंट करंट मार्केट का जो वैल्यू, क्योंकि हम पहले करंट वाली कोई कोई तुलना नहीं करें क्योंकि वो तो मार्केट में डेली अप डाउन चलती रहती है। हम एवरेज की बात करेंगे जो कि मंथली एज ऑन रिटर्न कितनी कोई स्टॉक कितना देती है, क्या परफॉर्मेंस दिखती है। तो बुक वैल्यू निकल के आती है 86 रुपीज़ का। और इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ दे देंगे देखा तो इसके सीधे सीधे डबल के आसपास निकल के आती है 197। अब इसके पास पे देखा जाए तो बुक टू प्राइस वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स से ज़्यादा का इंक्रीमेंटल देखने को मिला। इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो करीब 40% के आसपास है और इस स्टॉक को जो पोटेंशियल्स मिला है मार्केट की तरफ से वो मिला है 20%। अर्थात मार्केट के पोटेंशियल के बेसिस पे इनका पोटेंशियल डाउन देखने को मिले। लेकिन हम इसी चीज़ को, इसी पोटेंशियल को, बात को थोड़ा सा एक चार्ट ग्राफ में लेके चलें तो हम इसको क्या समझ रहे थे, तब इसके ग्राफ में चलें और समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या उसमें निकल के आती है। तो हमने एक लिया परफॉर्मेंस बेसिस पे। अब परफॉर्मेंस बेसिस में क्या लिया, जहाँ पे कंपनी, वहाँ पे क्या पोटेंशियल्स कम निकल के आती थी और यहाँ पे जब हम इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस की तुलना करेंगे सेक्टर वाइज से या मेन इंडेक्सेशन पार्ट से, तो आपके सामने ये कुछ चार्ट निकल के आती है। और ये मैंने चार्ट क्रिएट किया है जो कि डेटा बीएससी पर उपलब्ध है, उसी से मैंने जनरेट किया। वहाँ पे हमने मंथली डेटा लिया है, मंथली, 3 महीने का, 6 महीने का और साल, 2 साल, 5 साल, जो भी डेटा अवेलेबल था। अब यहाँ पे देखा जाए यदि वहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो मार्केट में क्या लग रही है, इसका जो परसेंटेज ऑफ ग्रो है वो इनकी क्या निकल के आती है, कौन सी कलर में है, ये है ब्लू कलर के अंदर। और देखिए इसकी पोटेंशियल सीधे की सीधे जंप करती नजर आती है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 नहीं, केवल 3 सालों की, हमने 3 साल का डेटा कैप्चर किया। केवल और केवल 3 साल का डेटा इसलिए लिया क्योंकि आपको याद होगा जो कोविड आया था 2000, कब, 21-22 में। मैं 21-22 क्यों कहता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा यार, ये तो मार्च 20 में आई थी। तो लेकिन मार्च 20 में तो आई थी, लेकिन मार्च में आई थी ना। इफेक्ट कहाँ किया इसका, इफेक्टेड हुआ 21-22 में, जो कि पूरे के पूरे मार्केट में बहुत दिनों तक मंदी छाई रही। तो यहाँ पे उसके बाद हमने 3 साल के डेटाबेस में देखा जो स्टॉक की परफॉर्मेंस किस लेवल से इंक्रीज करती नजर आती है। इसी क्रम में दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कंपनी के ओवरव्यू के साइड पे, तो क्या निकल के आती है। तो कंपनी के बारे में कहती है, तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखिए पार्ट्स को, तो इसके वेबसाइट्स पे
जाने के बाद लगती है जो हाँ ये सब कंपनी कामकाज करती नज़र आती है, ये सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं, ये सारे केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं। जहाँ पे ये टायर और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, जहाँ पे केमिकल्स टायर में जो यूज होता है उस पर काम करती है। स्पेशलिटी केमिकल की तरफ देखते हैं, प्रोडक्ट उसके ऊपर देखा जा सकता है। शायद कुछ मेरे डिस्प्ले में इशू आ रही है, शायद ऐसा कुछ हो रही है क्या। इसकी तरफ देखा जाए तो हम अभी डिस्प्ले में कुछ इशू आ रही थी सर। तो इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके लोकेशन देखती है कि कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। कंपनी कंपनी कहती है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में काम है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया पे हम कामकाज करती नज़र आती है। और यहाँ पे हम अपनी कंपनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा की तरफ ले जाती नज़र आते हैं। अब इसी को तरह और डीपली समझते हैं क्या इसका जो प्रोडक्शंस और बाकी सारी चीज़ें थी, जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे थे, वहाँ पे कंपनी की जो मेन कुछ देखने वाली बात है वह है डेट्स टू इक्विटी की बात। तो इनका डेट्स टू इक्विटी की बात काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि नियरली 1.5 गुना से ज़्यादा निकल के आती है, 1.53x 53% के आसपास। इसके बाद इसकी आर ओ सी की बात करें तो 14.2, आर ओ ई की बात करें तो 16.2, और प्रमोटर की होल्डिंग 51 के आसपास, और प्लेस कोई नहीं किया है, अच्छी बात है। और जो इसके पीछे की कहानियाँ हैं उसमें डिविडेंड यील्ड करीब 2.4% के आसपास, 2.02% मान लेते हैं, और फेस वैल्यू है केवल केवल 1 रुपये का। अब 1 रुपये के पीछे की क्या है और कहानियाँ, उसको देखिए। मार्केट क्या है, मार्केट थोड़ा सा आज अभी थोड़ा सा गिरावट वाला पोजीशन पे चल रही है। 52 वीक की तरफ एक नज़र डालें तो 343 तक गई थी प्राइस। लो की तरफ देखा जाए तो उनकी 151 तक गई थी। 151 से देखा जाए तो कितना निकल के आती है, सीधा सीधा देखा जाए तो मैं इसको सीधा देखूँ तो 150 से 2 टाइम्स, और प्लस इसको और देखा जाए तो मुझे लगता है ऐसा जो नियरली ये 2.25 टाइम्स तो जाएगा यदि इसका चार्ट बेसिस में ऐसे ही नज़र आती है, क्योंकि मरी बुक वैल्यू से बेसिस पे इतना सारा पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के। तो पोटेंशियल्स में मार्केट के हिसाब से नहीं है, लेकिन चार्ट बेसिस में देखेंगे तो चार्ट बेसिस में ऐसा क्या निकल के आता जो मैंने कह दिया जो अच्छा भी पोटेंशियल निकल के आती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग लेवल यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं कोई भी इंडिकेटर की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, चाहो दोस्त हो तो आप इंडिकेटर का यूज करो, ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं। हम केवल चार्ट देखने से ऐसा स्टडी करते हैं जो चार्ट है वो चार्ट क्या दर्शाना चाहती है। वो चार्ट ये दर्शाना चाहती है जो यहाँ पे स्विंग वाली पोजीशन से रही है कुछ पीरियड में, गिरी तो स्विंग की तरफ से गिरी। और स्विंग वाले आजकल नया ट्रेंड चला है, जिस कहते हैं आजकल लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैं को ट्रेडिंग का सलाह तो नहीं देता हूँ यहाँ पे ना, तो यह समझने का सलाह देता हूँ जो किसी स्टॉक को किसी कंपनी को समझिए। अब यहाँ पे क्या निकल के है, मैं इसको क्यों बात कर रहा हूँ। अब इसकी जो इस कंपनी की जो रेजिस्टेंस निकल के आती है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राइस पे कंपनी बार बार आके मूवमेंट किया है। अब इन दोनों को आकलन करके देखिए, यहाँ से जब गिरा तो मार्केट किस हिसाब से चलता बुलता है। अब यहाँ के बाद जब पूरी ऊपरी सतह पर चला गया, अब यहाँ से अभी ये एक टारगेट है इसके लिए, और ये टारगेट अचीव किया, अचीव करते ही इसका क्या होगा, स्विंग करती नजर आ सकती है, जो कि आज स्विंग करती, जो कि पहले वाली पोजीशन को तोड़ती नजर आ सकती है। अब आते हैं इसकी कुछ और 1 साल की चार्ट को बेस लेते हैं। 1 साल की चार्ट हमने देख लिया पहले ही, जो कि इसका जो पोजिशंस है वो फिलहाल एवरेज प्राइस इसका ये आ रहा था। उस एवरेज प्राइस को क्या किया उन्होंने, एवरेज प्राइस को जैसे गैप अप किया तो गैप अप करने के बाद अपनी सपोर्टिंग के आसपास आके खड़ी हो गई। और देखिए इसका रेजिस्टेंस इसी के आसपास आके खड़ी हुई, लगातार लगातार इसी के आसपास खड़ी हुई, तो इसके ऊपरी सतह के लिए क्या हो सकती है, इस प्राइस पे उन्होंने बार बार गया है, लुढ़का है, तो यहाँ पे दोबारा पोजीशन क्या बनती है, इसकी जो 52 की हाई है उसको तोड़ती नजर आ सकती है यदि यहाँ से ये जंप करती है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट इसका ये आकलन दिखने को मिलती है। फिलहाल गिरावट है, उसमें कोई वैसे लंबे पीरियड के लिए गिरावट नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि चार्ट में ऐसा डिक्लाइनिंग नहीं दिखती है लगातार। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो लेटेस्ट अपडेट कंपनी क्या कहती है,
यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में ऐसा कोई नहीं आया। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात कर रही कंपनी साथ में, और रेगुलेशंस की बात कर रही कंपनी, अभी लेटेस्ट कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, और ये भी 24 के अंदर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, और 5-5.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी देती है। फेस वैल्यू कितना था, 2 रुपये का ना, राइट, 2 रुपये के, सॉरी 1 रुपये के फेस वैल्यू पे, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे कितना डिविडेंड देती है, डिविडेंड की पार्ट देती है करीब 5.50 रुपये, अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो कितना देती है, 550% की डिविडेंड पे करती नजर आती है कंपनियां। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पर रिजल्ट की तरफ हम ध्यान दे के देखें तो रिजल्ट की पार्ट्स को, तो कंपनी में ग्रो लेवल देखने को मिलती है। चाहे क्वार्टरली बेसिस को देखें, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अच्छा खासा रहा, प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला, क्योंकि ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर था, ये डिपेंडेंसी थी प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कहाँ से, रेवेन्यू से। अब इसी को हम हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में कुछ और वेरीफाई करने के प्रयास करें तो निकल के आती है इसकी कंसोलिडेटेड डेटा, वो कहती है 2021 में इनके पास जो था डेटा वो करीब 900 करोड़ के मान लेते हैं, 900 करोड़ के आसपास का सेल्स था, वो कितना हो गया, डबल से ज़्यादा, अर्थात 200% इंक्रीज करती है। और वाई हिसाब से देखें तो क्या निकल के आती है, 21 से 3 सालों में डेटा 200%, अर्थात कितना, 70 तो नहीं मानते, 70% मानते हैं, 2% ऊपर नीचे करते हैं, नियरली 70% के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस ईयर टू ईयर 3 सालों में इस तरह से देखने को मिली है। किसके बेसिस पे, केवल क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए। इसी को हम ईयरली भी देखेंगे तो, और प्रॉफिट के साथ देखें तो प्रॉफिट 111 करोड़ के आसपास, जो कि इसके क्वार्टर में कई बार गिरावट देखने को मिला है, सस्टेन करती नजर आती है। ईयरली डेटा कहती है जो इसके पास जो 21 के बाद का फिगर आउट है 22 वाला, और 22 वाले से यहाँ पे कितने परसेंट की ग्रोथ लेवल देखने को मिला, 44% से 4400 करोड़ से कितना पे चली जाती है, 6400 करोड़, अर्थात 2000 करोड़ का यहाँ पे पुल बैक आता है। और इसके हिसाब से देखा तो करीब 45% के आसपास वाई यहाँ पे यदि एक ईयर से दूसरे ईयर को देखो तो परफॉर्म करती नजर आती है। इसको करके देखें तो कितना आती है, तो नियरली लगता है कि 1300 मतलब 12 या 4 या 12, नियरली 30% के आसपास मानते हैं। तो ईयर टू ईयर के यदि इस ईयर से कंपेयर कर देखें तो 30% के आसपास, यहाँ से करें तो 45%। तो दिखाने के लिए आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जब 30% दिखाओ आप। एवरेज हिसाब से यदि एवरेज करें, 3 साल के एवरेज, 4 साल के एवरेज, 5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का एवरेज करें तो उस हिसाब से फिर कुछ अलग फिगर आउट निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट करीब 500 करोड़ के आसपास पहुंची है, जो कि कहा जा सकता है अभी तक के रिकॉर्ड में टॉप लेवल पे कामकाज किया है। इसकी प्रॉफिट के पार्ट वन ऑफ द टॉप ऑन द ईयर एज तक के रिकॉर्ड में, और करीब 500 करोड़ तक इनका प्रॉफिट पहुंचा है। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं, और वो डेटा निकल के आती है इनकी क्या, सेल्स ग्रो में 3 साल में अच्छी खासी जंप निकलने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज निकलती निकल जाती है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छा देखने को मिलती है, लेकिन अच्छा क्या, थोड़ा सा एवरेज ही है, क्योंकि इस हिसाब से वो है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये एवरेज से ज़्यादा काम करती है। इन चारों के चारों इंडिकेटर क्या कहते हैं, पोजीशंस देखने को मिलती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, आगे जाने तो इसके डेटर्स को पार्ट का एक रेशियो तरफ देखें तो 97 डेज इनके पास पैसा देता है। और देखा जाए तो और क्या निकल के आती है, इनकी बैलेंस शीट में डेटर्स कितना पड़ा हुआ है, डेटर्स की पार्ट पड़ी हुई है इनके पास करीब 1700 करोड़ के आसपास का, और प्रॉफिट कितना का था इनका, टोटल सेल्स करीब 6400 करोड़ के आसपास का। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल डेटा था, इसके बेसिस पर देखा जाए तो हमने इसको समझने का प्रयास किया है तो क्या है इस कंपनी के बारे में, और देखा जा सकता है इस जहाँ तक इसके चार्ट में अच्छी खासी बुलिश देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग तरफ एक तरफ ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है, 51% प्लस 48% के आसपास देखने को मिली है पोजीशंस। इसके बाद देखा जाए तो क्या निकल के आती है, इसके बाद देखा जाए जो परसेंटेज हमने जो समझने का प्रयास किया था
शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो परसेंटेज थे वो एफआई के पास और डीआई के पास, तो यहाँ पे डीआई एफआई सबके पास पोजीशन है। गवर्नमेंट भी करीब 35% का, सॉरी पब्लिक के पास 35% है। उसमें से एक शीश कचौड़िया का नाम आता है, जो कि एक लंबे समय से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, ये इनका रिकॉर्ड देता है। इसके बाद देखा जाए तो इनके परफॉर्मेंस के हमने समझने का प्रयास किया, एज ऑन डेट में इसकी परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है, और वो परफॉर्मेंस हमने समझने के लिए क्या किया था, हमने एक ग्राफ बनाया था, और ग्राफ बेसिस में देखा जा सकता है जो स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ सालों में कंपेरेटिव टू चाहे सेंसेक्स का पार्ट्स हो और चाहे उसके सेक्टर वाइज इंडेक्स की पार्ट हो, इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।